Good morning students. Today I will teach you Science Chapter 4 Heat ऊष्मा, जिसका हम पार्ट 1 पार्ट 2 पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हम एक्टिविटी 4.6 से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पार्ट 3। टेक अ रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से एल्यूमिनियम और आयरन, फिक्स अ few small pieces on the road. These pieces should be at nearly equal distance. Clamp the road to a stand. If you do not find a stand, you can put one end the road in between bricks near the other end of the road and observe what happens to the wax pieces. These pieces begin a fall. Which pieces falls the first? Do you think that heat transferred from the end nearest flame to the other end? तो देखिए 4.6 में एल्यूमिनियम, ये लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा पट्टी को, चपटी पट्टी को ले लीजिए, छड़ पर मोम और छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ की एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि मोम का जो टुकड़ा है उसका क्या होता है। क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। Do your substance couldn't conduct heat easily? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? तो देखिए क्या होगा कि सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है। आपने देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? ऐसा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 4.7। 4.7 में heat water in a small pan or a beaker. Collect some article such as a steel spoon, plastic scale pencil and dip one end of each of these articles in hot water. जैसा कि आप फिगर 4.8 में देख रहे हैं, इस तरह से डिप करना है। Wait for a few minutes. Touch the other end. Enter your observation in table 4.3। तो देखिए इसमें क्या देखेंगे 4.7 में, किसी एक छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिएगा। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल या विभाजनी एकत्र, इन सब कुछ चीज़ों को विभाजन कहते हैं, डिवाइडर को एकत्र कीजिएगा। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबो दीजिए। कुछ देर वेट करने के बाद में इन सिरों को छूकर देखिएगा, जैसे तो उनको आप फिर 4.3 सारणी में लिखना होगा आपको, जैसे कि आपको यहाँ पर दी हुई है। टेबल 4.3 में लिखना है। अब क्या लिखना है? द मटेरियल विच अलाउ हीट पास थ्रू दैम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, copper. The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat, such as plastic, wood. The water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? Let us find out. तो देखिए आप जानेंगे वह प्रक्रम जिसमें कि ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो जैसे कि आपने देखा है कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं वे ऊष्मा के कंडक्टर हैं, यानी कि चालक कहलाते हैं। और इनके उदाहरण कौन कौन से? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर कहते हैं तांबे को। और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को नहीं जान देते हैं वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिनको हम कहते हैं ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं वो। जैसे कि प्लास्टिक या लकड़ी, कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कह सकते हैं।
द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर। तो जल और वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए हम इसका पता लगाते हैं एक्टिविटी 4.8 में। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल a beaker can be used, fill it to third with water, place it on the tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium। तो देखिए गोल पैदे वाले एक आपको राउंड लेना है बॉटम, जो कि गोल पैदे का एक फ्लास्क दीजिएगा। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भर दीजिए ऊपर तक, 2/3 पार्ट भरना, ऊपर तक नहीं भरना। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रख सकें। अब गर्म हो सके फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिएगा। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पैंदे के ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिएगा। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिएगा। अपने प्रेक्षकों को नोटबुक में लिखिए और जो कुछ आप देख रहे हैं उनका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो लो के पास का जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है और आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा का सारा जल हमारा गर्म न हो जाए। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को हम कहते हैं इस संवहन विधि। इसे कहते हैं हम कॉन्वेक्शन, हिंदी में कहते हैं संवहन। अब देखिए इसमें जानेंगे आप कि किस तरह से होता है। How does the heat travel in air? In which direction does the smoke go? The air near the heat source gets hot and rises. The air from the sides comes into take its place. In this way the air gets heated. The following activity confirm this idea। तो ऊष्मा में वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है, ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस प्रकार ये वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है कि क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटी 4.9। Light a candle, keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. Figure 4.10. Do your hands feel equally hot? If not, which hand feels hotter and why? एक मोमबत्ती जलाइए, अपने एक हाथ को लो के ऊपर और दूसरे हाथ को लो के पाशा में रखिएगा। चित्र 4.10 के आपके दोनों हाथ समान गर्मी को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये आपको देखना है। नोटिस द towards the top. The ash gets heated is convention, therefore hand above the flame feels hot. On the side, however, there is no convention of and air does not feel as hot as the top। तो देखिए क्या होगा कि आप अनुभव करेंगे कि भाई आपके हाथों तक जो गर्म हवा है वो बीच में से पास होकर के जा रही है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है और कौन सा कम अनुभव करता है। हमें इसमें बी केयरफुल रहना है। किस लिए? बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। अपने हाथों को लो से सुरक्षित दूरी पर रखिएगा जिससे कि वे जले नहीं। इस चीज़ का पहले ध्यान रखना है। तो पाशव की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु ज्वाला के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। The people living in coastal areas experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than the water. Over the land become hotter and rises up the cooler. तो जो वहाँ के सीज ब्रीज होते हैं उसकी बात हो रही है। तो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक दूसरे की एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती या जल की अपेक्षा गर्म हो जाता है सब। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर ठंडी वायु स्थल की ओर बहने लगती है।
यस स्टूडेंट, बहने लगती है और चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर तक बह जाती हैं, जिनको हम कहते हैं लैंड ब्रीज भी कहते हैं। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन द स्लोली। और ठंडी वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल जल के स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, जिसको हम कहते हैं थल समीर यानी कि लैंड ब्रिज कहते हैं। दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो हमारी सी ब्रिज है वो तो हमारी है समुद्र समीर, समुद्र समीर, और ये लैंड है हमारी थल समीर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम देखेंगे, हमें पिक्चर दिखाई जैसे दे रही है, ये हमें कूल और हॉट दोनों के बारे में बताया जा रहा है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू द अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। रेडिएशन क्या है हमारा? विकिरण। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं और सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे जाती है, यह चालन या संबंध द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि इस दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। माध्यम आवश्यक होने के लिए हम इनको जानेंगे कि अपने चारों पर हीट टू द सराउंडिंग एंड द रिसीव दैट फ्रॉम द रेडिएशन। रेडिएशन हम बताया आपको संवहन द्वारा किस प्रकार से हम करते हैं इनको। All hot bodies radiated heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part of observed, and the part may be transmitted. The temperature of the object increase due to the observed part of the heat. Why are you observed to use a umbrella when you go out the sun? आपने देखा होगा कई बार हम जब सर्दियों में निकलते हैं बाहर, सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने की किस प्रकार में अंतर आता है। हम जब गर्म पिंडों की ओर जाते हैं तो हमने देखा होगा गर्मी से बचने के लिए हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, और इस अम्ब्रेला का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि सीधे हीट हमारे सर पर ना पड़े। सीधे सर पर पड़ेगी तो हमें नुकसान करेगी। सभी गर्म पिंड विकिरणों को रूप में ऊष्मा विकृत करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग परागत हो सकते हैं। भाग वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय छाते का उपयोग करने का परामर्श इसीलिए दिया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा एक्टिविटी 4.11। 4.11 देखेंगे हम। फिल द टू cans used in activity 4.10 with the same amount of water at the same temperature। तो देखिए आपको करना क्या है कि ये लीजिए, आप अब दो डिब्बे लीजिएगा, इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप का गर्म जल भर दीजिएगा। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिएगा। 10-15 मिनट के बाद प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिएगा। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? नहीं। आपने देखा होगा जो डिब्बा हमने धूप में रखा है उसका जल गर्म होने लगता है, और जो छाया में रखा है उसका जल जैसा था वैसे ही रहेगा। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। तो सर्दियों में जो हमारे होते हैं, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इन द विंटर वी यूज वूलन क्लॉथ। वूल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding, so we feel warm. Suppose you are given the cloth winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blanket. तो देखिए आप अनुभव करेंगे कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं,
तो सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है, इसलिए अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। ये वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकसित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता रहता है। मान लीजिए कि सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल या उसके ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट दी जाए, तो आप इनमें से कैसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए, 2 कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है, जिस कारण से वो हमें गर्मी प्रदान करते हैं। किसी वस्तु की उष्णता को कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर ही विश्वास नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर 4 हीट पार्ट 3 में यही एंड होता है। आप सभी को वीडियो को अच्छे से लिसन करना है और अपनी बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।